नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का सिविक्स के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के सिविक्स का 4th चैप्टर का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने जेंडर, रिलीजन और कास्ट से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे उनमें जेंडर को कवर कर लिया था। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलीजन और कास्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स से। तो अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। तो रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स यानी कि किस तरीके से धर्म, उसके बाद सांप्रदायिकता और राजनीति एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, सो हम देखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि एक अलग तरीके का सोशल डिवीजन देखेंगे। ये जो सोशल डिवीजन है वो बेस्ड है रिलीजियस डिफरेंसेस पे, यानी हम लोगों ने किसके डिफरेंस पे देखा था, किसके बेस पे, तो जेंडर बेसिस पे, जो कि नेचुरल था, हमारा बनाया हुआ नहीं था। आज हम लोग रिलीजियस और कास्ट के बेसिस पे, तो रिलीजियस बेसिस पे जो कास्ट डिवीजन है, मतलब जो सोशल डिवीजन है, उसे आज हम लोग देखेंगे। और ये जो डिवीजन है वो यूनिवर्सल नहीं है, जेंडर के जैसा यूनिवर्सल नहीं है, बल्कि फिर भी रिलीजियस डाइवर्सिटी जो है वो फैला हुआ है संसार के सभी जगहों पे, मतलब सभी जितने भी देश हैं वहाँ पे अब ये फैला हुआ है। बहुत सारे कंट्री जैसे कि हमारा इंडिया ही, यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करता है। और हम लोगों ने अगर नॉर्दर्न आयरलैंड की बात हम लोगों ने देखी थी, उसकी कहानी हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें देखे थे हम लोगों कि क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं वो एक ही धर्म के हैं, फिर भी उनके अंदर क्या है कि सोशल डिफरेंसेज है, बहुत ही सीरियस डिफरेंस है। वो किस कारण से, तो वो लोग जो हैं वो एक ही रिलीजन को अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। मतलब वहाँ जो नॉर्दर्न आयरलैंड में जो क्रिश्चियन है वो कैथोलिक और अपार्थाइड क्रिश्चियन है, तो दोनों का जो पॉपुलेशन है वो भी अलग अलग है। तो इस कारण बहुत ही सीरियस डिफरेंस वहाँ पे देखा गया एक ही कास्ट, एक ही रिलीजन के लोगों के बीच में भी। और जिस तरीके से जेंडर डिफरेंस था उसी तरीके से रिलीजियस डिफरेंस जो है वो भी पॉलिटिक्स के फील्ड में व्यक्त किया जाता है। तो अगर देखें कि कुछ जो लोग थे जैसे कि गांधी जी, उन्होंने क्या कहा था कि रिलीजन जो है उसको कभी भी पॉलिटिक्स से सेपरेट अलग नहीं किया जा सकता है। तो उनका मतलब क्या था कि रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहना चाहते थे। तो पार्टिकुलरली वो लोग हिंदू या फिर इस्लाम धर्म से संबंधित बात नहीं करते थे गांधी जी। वो बताते थे कि जिस तरीके से हम लोग रिलीजन में जो मोरल वैल्यूज है, यानी कि जो नैतिक उद्देश्य का पालन करते हैं, उसी तरीके से रिलीजन के जैसा ही हमें नैतिक जो मूल्य हैं उसका पालन पॉलिटिक्स में भी करना चाहिए। उनका मानना था कि जो रिलीजन है वो हमें गाइड कर सकता है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स को आगे लेकर के चलना है। और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हो गए हमारे कंट्रीज में, जैसे कि मानव अधिकार वाले जो संगठन हो गए, उन्होंने क्या कहा है कि बहुत सारे जो लोग, यानी कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं, धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ हमेशा क्या होता है, सांप्रदायिक हिंसा होता है हमारे कंट्रीज में, ऐसा उन लोगों को मानना है। वो सांप्रदायिक हिंसा के शिकार होते हैं। इसी कारण से उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनके रिलीजियस, मतलब जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, धार्मिक जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी रक्षा करने के लिए सरकार जो है वो क्या करे, तो कदम उठाए। अब वुमेन मूवमेंट्स, यानी कि महिलाओं का अगर मूवमेंट देखा जाए तो उसके लिए क्या है, फैमिली लॉ है। वो हर एक रिलीजन में महिलाओं को क्या करता है कि उनके साथ भेदभाव करता ही है, मतलब फैमिली लॉ उनको उतना अधिकार नहीं देता है। और इसी कारण से गवर्नमेंट से उन लोगों का मांग है कि ये जो लॉ है उसको चेंज किया जाए, ताकि हर एक धर्म में जो महिलाएं हैं उनको समान अधिकार मिल पाए। और ये सभी जो एग्जाम्पल हैं वो रिलेशन बताते हैं रिलीजन और पॉलिटिक्स का, यानी कि धर्म और पॉलिटिक्स किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो है वो उतना गलत नहीं है या फिर उतना खतरनाक नहीं है, यानी कि रिलीजन का किसी भी पॉलिटिक्स में होना उतना खतरनाक नहीं है। क्योंकि रिलीजन से क्या है कि इसके विचार हो गए, या फिर इसके आदर्श हो गए, या फिर इसके मूल्य हो गए, मतलब अलग अलग धर्म के, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स के लिए एक मतलब रोल मॉडल बना सकते हैं, और वो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। तो लोगों को क्या चाहिए
कि जो भी उनके मतलब जो अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, उनको चाहिए कि वो पॉलिटिक्स में अपनी ज़रूरतें, अपनी जो इच्छाएं हैं या फिर डिमांड है उसको एक्सप्रेस करें, व्यक्त करें। और वैसे लोग जो कि पॉलिटिकल पावर जिनके पास है, जिनके हाथ में सत्ता है, वो कभी कभी इस तरीके का जो अलग अलग रिलीजन के जो लोग हैं उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं, जो अलग अलग जो फंक्शन होते हैं, उनको वो रेगुलेट कराएं ताकि उनको ऐसा न लगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। और पॉलिटिकल एक्ट जो है वो गलत नहीं है तब जब सभी लोग यानी कि सभी धर्म के लोगों को बराबर अगर माना जाए। तो राजनीति में अगर पॉलिटिक्स शामिल है तो ये अलग चीज मतलब नहीं है, ये गलत नहीं है। अब आता है कॉम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता। तो प्रॉब्लम शुरुआत होता है कहां से? तो रिलीजन से। तो जब रिलीजन को हम लोग किसी राष्ट्र के बेसिस पे देखते हैं, यानी कि कोई ऐसा राष्ट्र है जहां पे इस धर्म के जो लोग हैं उनको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो ऐसा एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कहां? तो नॉर्दर्न आयरलैंड में, जो कि चैप्टर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था। और ये जो है वो राष्ट्र के लिए बहुत ही खतरा प्रदान करता है जब जो राष्ट्र है वो किसी एक धर्म के लिए हो। और प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है जब ये जो रिलीजन है यानी धर्म है उसके कारण पार्टीशन हो, यानी बंटवारा हो जाए, जो कंट्री है उसका बंटवारा हो जाए। और जब रिलीजन या फिर उसके जो फॉलोवर हैं वो एक दूसरे से भिड़ जाए तो इस कारण भी बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। और ऐसा तब होता है जब किसी एक धर्म के जो लोग हैं उनको सुपीरियर माना गया और बाकी को इन्फीरियर मान लिया जाता है। जब वो डिमांड करते हैं, कुछ भी रिलीजियस ग्रुप के लोग डिमांड करते हैं तो दूसरे लोग उसका अपोजिशन कर देते हैं, मतलब उसका विरोध कर देते हैं। तो इस कारण ऐसा सिचुएशन आ जाता है। और जो मैनर है, मतलब जिस तरीके से हम लोग रिलीजन को पॉलिटिक्स में यूज करते हैं, इसी के कारण कॉम्युनल पॉलिटिक्स का शुरुआत होता है। यानी कि कॉम्युनल पॉलिटिक्स मतलब सांप्रदायिक राजनीति। और कॉम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो बेस्ड है मतलब किस तरीके से लोग अपने धर्म के विचारों को देखते हैं। और सोसाइटी कम्युनिटी जो है मतलब सोशल कम्युनिटी, सामाजिक जो समाज है उसके प्रिंसिपल बेसिस जो है उस पर ध्यान लोग अगर नहीं देंगे, अपने रिलीजन का जो है उस पर ध्यान नहीं देंगे तो कॉम्युनल पॉलिटिक्स होगा, यानी सांप्रदायिक राजनीति हो जाएगी। अब कम्युनलिज्म में क्या क्या चीज़ शामिल है? तो कुछ लाइंस है शामिल, जैसे कि फॉलोवर हो गए किसी एक धर्म के, पार्टिकुलर किसी खास धर्म के। तो ऐसा माना जाता है कि वो एक ही कम्युनिटी के लोग हैं और उनका फंडामेंटल इंटरेस्ट जो है मतलब जो सोच है, उनका जो रुचि है वो सेम होगा। और अगर उनमें कोई डिफरेंसेज भी है तो उसको इररिलेवेंट मान लिया जाता है, यानी कि अगर कोई एक दो लोग हैं उनका सोच अलग है तो बोल दिया जाता है कि ये आपका जो सोच है वो सही नहीं है, इररिलेवेंट है। और ऐसा माना जाता है, फॉलो किया जाता है कि जो लोग हैं एक अलग अलग रिलीजन के, वो एक साथ मतलब एक कम्युनिटी में नहीं रह सकते हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि सेम कम्युनिटी में वो नहीं रहते हैं। और यदि फॉलोवर जो हैं अलग अलग रिलीजन के वो एक ही कम्युनिटीज में रह रहे हैं तो क्या होगा कि कुछ लोग एक कम्युनिटीज में रहना चाहते हैं, कुछ वैसे जो लोग हैं जो रहना चाहते हैं। तो किस कारण से? तो वो चाहते हैं कि समझौता हो, बाकी जो कम्युनिटी है उसके साथ वो समझौता करके रहें और अनावश्यक जो उनके बीच में जो भेदभाव है वो ना हो। और ये जो इंटरेस्ट है वो क्या करता है कि अलग अलग कम्युनिटीज को बांध कर रखता है और इसमें जो है वो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाती है। और इस तरीके से कम्युनलिज्म जो है वो लोगों के किस चीज़ से? तो विश्वास से जुड़ा हुआ है। अलग अलग रिलीजन जो हैं, लोग ऐसा सोचते हैं कि अलग अलग रिलीजन जो है वो इक्वल सिटीजनशिप, एक नेशन में मतलब एक राष्ट्र में उनको समान नागरिकता का अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता है। या तो एक जो है वो क्या होगा कि डोमिनेट करेगा और जो बाकी जो हैं, तो अगर किसी भी कंट्री में एक जो है अगर रिलीजन वो डोमिनेट करने लगे मतलब उसी का शासन हो, तो होगा क्या कि कंट्री जो है वो अलग अलग नेशंस में बंट जाएगा। और ये जो मानना है मतलब फंडामेंटली ये जो है वो त्रुटिपूर्ण है, आधार मतलब ये जो विश्वास है वो बिल्कुल निराधार है। क्योंकि एक रिलीजन के भी जो लोग हैं ऐसा हो सकता है कि उनका सेम इंटरेस्ट ना हो, हर एक मुद्दे पर वो सेम चीज़ नहीं बोलते हों, या एवरीवन जो है
है उनका अलग अलग रोल होता है, उनका अलग अलग पोजीशन है, उनका अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, अलग अलग पहचान है, चाहे वो किसी धर्म के हो। और एक ही कम्युनिटीज में यानी हर एक कम्युनिटीज में लोगों का अलग अलग विचार होता है, उनकी अलग अलग आवाज़ें मतलब वो अपना आवाज़ प्रकट करते हैं लोगों के बीच में, मतलब आवाज़ प्रकट करना यानी कि वो अपना मुद्दा रखना। और जितने भी वॉइसेज हैं उन सबको सुनना जाना चाहिए, ऐसा उन लोगों के पास अधिकार है, मतलब उनके जो मांगे हैं उनको भी सरकार को सुनना चाहिए। इसीलिए कोई भी ऐसा प्रयास कि जितने भी फॉलोवर हैं किसी एक रिलीजन के वो एक साथ आ जाएं, तो होगा क्या कि जो दूसरे रिलीजन के जो लोग हैं वो भी एक दूसरे से मतलब अपने आप को वो बाउंड करेंगे और अलग अलग जो वॉइसेज हैं उनके मेनी वॉइसेज एक ही कम्युनिटीज में वो उभर कर बाहर आएंगे। अब कम्युनिटीज जो है वो अलग अलग तरीके से पॉलिटिक्स में रोल प्ले करता है, तो देखते हैं कैसे। तो बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन जो है कम्युनलिज्म का हमारे प्रतिदिन के विश्वास में, तो ये क्या है कि अगर रिलीजियस मतलब कि जो धार्मिक जो लोग हैं, जो रूढ़िवादी लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं कि उनका जो धर्म है वो दूसरे धर्म से ऊंचा है। और यही जो है वो सबसे कॉमन चीज़ है जिसको हम लोग नोटिस कभी कभी नहीं करते हैं, लेकिन मानते हैं कि इसी के कारण से कम्युनलिज्म यानी रिलीजन के बेसिस पे सांप्रदायिकता हो रही है। अब जो लोगों का कॉम्युनल माइंड है, मतलब इस तरीके का सोच है, सांप्रदायिक सोच, वो लोग कहते हैं कि क्या है कि अगर एक अपना रिलीजियस कम्युनिटी का ही प्रभुत्व हो कहीं भी जहां वो रह रहे हैं, तो उनका जो धर्म के जो लोग हैं वही शासन में रहे, मतलब पॉलिटिक्स में रहे। और इसके लिए क्या होता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है यानी कि जिनका संख्या ज़्यादा है वही वहाँ पे शासन करते हैं उस कंट्री में, अगर ऐसे सोच वाले लोग रहें तो। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो रिलेटेड हैं उनको क्या किया जाता है कि सेपरेट मतलब अलग कर दिया जाता है पॉलिटिकल यूनिट से, वैसे कम्युनलिस्ट कंट्री में जहाँ की सांप्रदायिक सोच वाले लोग रहते हैं। अब पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन मतलब एक जो रिलीजन है वो पॉलिटिक्स में क्या कर रहा है, मोबिलाइज कर रहा है, मतलब दूसरी जगह जा रहा है, तो ये अलग एक दूसरा फ्रीक्वेंट फॉर्म है। ये करता क्या है कि ये कम्युनलिज्म को बढ़ावा देता है, मतलब सांप्रदायिकता को। और इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं वो डरे हुए रहते हैं सिंबल को लेकर के, मतलब अपना जो सिंबल है उसको लेकर के। उसके बाद जो रिलीजियस टीचर हैं, जो धार्मिक जो लीडर्स हैं, उनके धार्मिक लीडर्स उनके साथ इमोशनल अपील करते हैं, उनको डर दिखाते हैं कि कोई एक जो रिलीजन के जो लोग हैं उनके फॉलोवर हैं वो क्या करेंगे कि जितने राजनीति में अपना सत्ता स्थापित कर लेंगे। तो इस कारण से रिलीजियस लीडर उनको डराते हैं कि हाँ हमें वोट दीजिए और हमें वहाँ तक पहुँचाइए। अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यानी कि जो वोटिंग वाला जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे ऐसा बहुत देखा गया है, ये स्पेशल अपील होता है कि वोटर्स के इमोशन के साथ, उनके इंटरेस्ट के साथ जो लीडर्स हैं वो खेलते हैं और एक रिलीजन को प्रेफरेंस दिया जाता है, यानी एक धर्म को प्रेफरेंस दिया जाता है इस तरीके के इलेक्ट्रॉल में, यानी कि इंडिया में भी ऐसा होता है। और कभी कभी जो कम्युनलिज्म है वो बहुत ही अगली रूप ले लेता है, जिसके कारण कम्युनल वायलेंस भी मतलब हिंसा भी होती है, राइट भी होते हैं और बहुत सारे लोगों का जान भी जाता है। और ऐसा देखा गया है कब, तो भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था, पार्टीशन के समय ऐसे बहुत सारे सांप्रदायिक हिंसा हुए थे। और पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस के आज़ादी के बाद भी ऐसा वायलेंस यानी कि सांप्रदायिक वायलेंस बहुत हद तक होता था। अब हम देखेंगे किसके बारे में, तो सेकुलर स्टेट यानी कि जो ऐसा स्टेट जहाँ की धर्मनिरपेक्ष सरकार हो। तो हमारा जो कंट्री है वो सेकुलर स्टेट है, यानी यहाँ सभी धर्म के लोग के पास बराबर अधिकार है, सभी लोग रह सकते हैं। तो कम्युनलिज्म जो है था वो कंटिन्यू करता, और ये जो है वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऐसा जो संविधान बनाने वाले लोग थे वो भी इस चैलेंज से वाकिफ थे, इस चैलेंज के बारे में उनको भी जानकारी थी। और इसी कारण से उन्होंने चूज किया कि हमारा जो कंट्री है वो सेकुलर स्टेट हो, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। और उनका जो चॉइस था वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो सुधार हुए, जिसका कि हम लोगों ने 9th क्लास में देखा था, उससे रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब उनका जो चॉइस है इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से जुड़ा हुआ है। और कोई भी ऑफिशियल रिलीजन हमारे इंडियन स्टेट का नहीं है, यानी भारत
का कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है। जैसा कि अगर दूसरे कंट्री में देखा जाए तो श्रीलंका का बुद्धिज्म है, पाकिस्तान का इस्लाम है, इंग्लैंड का क्रिश्चियनिटी है, ऐसा हमारे देश में किसी भी रिलीजन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी दर्जा मतलब स्पेशल दर्जा नहीं दिया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो करती क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल या कम्युनिटीज को ऐसा फ्रीडम है, स्वतंत्रता है कि वो कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, और यदि किसी धर्म का नहीं पालन करना चाहे तो ऐसा भी है, मतलब किसी को पालन ना कीजिए आप। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस तरीके का, यानी कि रिलीजन के आधार पे जो भेदभाव होते हैं उसका हमेशा से वो रोकथाम करता आया है। और उसी समय कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ करता है स्टेट को कि वो क्या करे कि रिलीजन मतलब देखे कि कोई भी जो रिलीजियस कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनके साथ इनइक्वलिटी तो नहीं हो रहा है, मतलब उनके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। इसी कारण से क्या हुआ कि अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का जो भावना था लोगों में उसको बैन कर दिया गया कि छुआछूत अब नहीं होगा। अब ये चीज जो बिल्कुल समझने की बात है कि सेकुलरिज्म जो है वो केवल कुछ पार्टियों का विचार नहीं है या फिर कुछ पर्सन्स का। ये जो आइडिया है वो करता क्या है कि हमारे कंट्री का नींव है, एक तरीके से ये जो विचार है वो हमारे कंट्री का नींव है। कम्युनलिज्म जो है वो इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि वो जो है वो लोगों को परेशान ही करता है हमारे इंडिया में। ये जो है वो करता क्या है कि भारत का ही आइडिया है, मतलब भारत के जो विचार हैं उसको थ्रेटन मतलब उसको रोकता है, और इसी कारण से कम्युनलिज्म जो है उसको विरोध करने की जरूरत है। कोई भी जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हमारा भारत जो कि सांप्रदायिक देश है, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि सफिशिएंट मतलब विरोध उसका हो ही। कम्युनलिज्म प्री जस्टिस हो गया, फिर ये जो सांप्रदायिक प्रोपेगेंडा हो गया, इसके साथ हम लोग अपने जीवन में हमेशा मतलब एवरीडे लाइफ में हमें इसका सामना करना ही पड़ता है। और रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन जो है उसको ज़रूरत है आज के पॉलिटिक्स के अखाड़े में शामिल होने का, मतलब उसको काउंटर करने का। अब कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात हम लोग देखते हैं, यानी कि किस तरीके से जाति और राजनीति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल देखा सोशल डिवीजन का पॉलिटिक्स के क्षेत्र में। पहला जो था वो बहुत पॉजिटिव था और जो दूसरा था वो बहुत निगेटिव था। अब फाइनल केस जो है पॉलिटिक्स में कास्ट, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कास्ट एंड पॉलिटिक्स इसका दोनों एस्पेक्ट्स है, यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी और निगेटिव एस्पेक्ट्स भी। तो अब कास्ट इनइक्वलिटीज यानी कि जाति आधारित असमानताएं, तो जिस तरीके से जेंडर और रिलीजन था उसी तरीके से कास्ट डिवीजन भी जो है वो भारत में खास है। अब जितने भी जो सोसाइटीज हैं इंडिया में उनके अंदर सामाजिक असमानताएं हैं, कुछ और भी जैसे डिवीजन हैं, तो किस आधार पे, तो वो उनके परिश्रम के आधार पे, मतलब वो किस तरीके का कार्य करते हैं उसके आधार पर भी सोसाइटी में सोशल डिवीजन होती है। तो बहुत सारे सोसाइटीज में ऑक्यूपेशन जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मतलब उनके जो पूर्वज जो कर रहे थे वही उनके जो एंसेस्टर हैं वो करते हैं। और कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम है इस फॉर्म में, मतलब जो ऑक्यूपेशन को अपनाते हैं उस फॉर्म में बहुत ही अधिक है। और क्या जो है वो अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग सोसाइटीज को अलग करता है, क्या जो है वो अलग अलग सोसाइटीज को बनाता है। तो ये जो सिस्टम है वो किस कारण से, तो उनका जो वंशानुगत पेशा है यानी हेरिडेटरी जो ऑक्यूपेशन है उसके कारण ये जो डिवीजन आया है लोगों में, लोग इस कारण से अलग अलग समझते हैं। और अगर एक कास्ट के ग्रुप के जो लोग हैं वो ऐसा सपोज किया जाता है कि वो एक ही कम्युनिटी, एक ही सोशल कम्युनिटी में रहेंगे और एक ही तरीके का जो ऑक्यूपेशन है वो फॉलो करेंगे, फिर उनका जो विवाह होगा वो एक ही उन्हीं के कास्ट ग्रुप में होगा और वो दूसरे कास्ट ग्रुप के साथ बैठ करके खाना नहीं खाएंगे। अब कास्ट सिस्टम जो है वो इस तरीके के जो भेदभाव हैं उन पे बेस्ड है। और इसमें भेदभाव किनसे किया जाता है, तो जो दूसरे कास्ट के जो लोग हैं उनसे। और ये जो सब्जेक्टिव ये जो है ये बिल्कुल ही अमानवीय प्रैक्टिस है। अनटचेबिलिटी जो है जिसके बारे में हम लोगों ने 9th में देखा था, ये भी अमानवीय व्यवहार है लोगों के साथ। और इसी कारण से पॉलिटिकल रीडर्स हो गए, सोशल रिफॉर्मर्स मतलब समाज सुधारक हो गए, जैसे कि ज्योतिबा फूले, गांधी जी, BR अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी,
उसके बाद और भी लोग हैं जैसे कि नायकर हो गए, ये सब ने वकालत की थी इस बात की और वर्क किया था कि किसी तरीके से जो कास्ट इनइक्वलिटीज है, समानताएं हैं, वो हमारे समाज से खत्म हो जाए। और इसी के कारण कुछ हद तक इन प्रयासों के कारण पार्टली ही हुआ है तो सोशियो इकोनॉमिकल चेंज आया है, इकोनॉमिक चेंज। और कास्ट सिस्टम अगर मॉडर्न इंडिया में देखा जाए तो इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। और अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत ही लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण हुआ है, जिसके कारण लोग जो हैं वो लिटरेट हुए हैं यानी शिक्षित हुए हैं और उन एजुकेशन प्राप्त हुआ है। इसके कारण बहुत सारे लोग ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का पालन करते हैं, मतलब अपने व्यवसाय को छोड़ करके दूसरे व्यवसाय का पालन कर रहे हैं, जिसके कारण हुआ क्या कि जो लैंडलॉर्ड्स थे गांवों में उनका पोजीशन कमजोर होते गया है। जो लोग पुरानी परंपराओं को मानते थे, कास्ट हायरार्ची को, वो धीरे धीरे टूट रहा है। और अब के समय में बहुत सारे अर्बन एरियाज में ये लोगों को बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि हमारे बगल से कौन गुजर रहा है गली में, या फिर रेस्टोरेंट में अगर हम खा रहे हैं तो हमारे बगल वाले टेबल पे किस जाति का लोग खा रहा है, उससे अब लोगों को ये मतलब नहीं रहता है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो संविधान है, वो भी इस तरीके का कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, उसको हमेशा से रोकता आया है। और इसकी जो पॉलिसीज हैं वो एक आधार रखा है कास्ट सिस्टम में जो होने वाले जो अन्याय हैं उनके खिलाफ। यदि कोई पर्सन अगर शताब्दी पहले, मतलब 100 साल पहले अगर इंडिया में रहता था और वो फिर से वापस आ जाए तो उसे ये देख करके बहुत ही आश्चर्य होगा जितना कि हमारे भारत में बदलाव हो चुका है। फिर भी कास्ट सिस्टम जो है वो गायब नहीं हुआ है हमारे भारत से। तो कुछ जो ओल्डर एस्पेक्ट्स थे वो अभी भी जारी हैं। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो एक अपने ही कास्ट या फिर अपने ही ट्राइब में विवाह करते हैं। और अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत, जो अछूत की जो भावना थी, वो अभी भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको रोकथाम करता है, फिर भी वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। और हम जो शताब्दियों का जो प्रयास था, जो इफेक्ट था, उसका बहुत सारे एडवांटेज भी हैं और जो बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं वो आज भी हम लोग उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। अब कास्ट ग्रुप जो है, जो एजुकेशन प्राप्त कर लिया ओल्ड सिस्टम से, वो क्या कर रहा है कि मॉडर्न एजुकेशन भी प्राप्त कर लिया है। जो ओल्ड सिस्टम, मतलब पहले जो लोग शिक्षित थे वो अभी भी अपने जो उनके एंसेस्टर्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। और वैसे लोग जिन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं किया है, एजुकेशन प्राप्त नहीं किया है, वो अभी भी प्राकृतिक रूप से क्या है, पिछड़े हैं। और इसी कारण से हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है अपर कास्ट के जो लोग हैं वो अर्बन मिडिल क्लास में, मतलब कि जो अर्बन मिडिल क्लास के जो लोग हैं हमारे कंट्री में वो अपर कास्ट के हैं। बहुत सारे जो लोग हैं शहरों में, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि अधिकतर लोग शिक्षित होते हैं, पहले भी पढ़ते शिक्षित रहते थे, अभी भी वो शिक्षित हैं। इस कारण से शहर में जा करके वो बस रहे हैं और अधिकतर इनमें मिडिल क्लास जो लोग हैं वो अपर कास्ट के ही हैं। अब कास्ट जो है वो जारी है, वो कंटिन्यू है। और ये जो कास्ट है वो जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक स्टेटस से भी, यानी उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर वो किसी भी कास्ट के हों लेकिन अगर इकोनॉमिक स्टेटस उनका अच्छा है तो लोग उनसे अनटचेबिलिटी जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। अब कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो राजनीति में जाति का क्या रोल है, तो जैसे अगर सांप्रदायिकता का केस था उसी तरीके से कास्टिज्म जो है वो भी जड़ है, मतलब लोगों का विश्वास है उनके समाज का कि जो उनका जाति है वो उन्हीं का सोल है, इसका ऐसा विश्वास है, मतलब वो जड़ है। तो इस कारण से क्या होता है कि इस तरीके के सोच के कारण अब एक कास्ट के जो लोग हैं कि वो सोचते हैं कि वो जो है वो नेचुरल सोशल कम्युनिटी है, यानी प्राकृतिक रूप से उनका जो कम्युनिटी है वो बना हुआ है। और वो ऐसा मानते हैं कि उनका जो रुचि है वो दूसरे लोग यानी कि दूसरे कास्ट के जो लोग हैं वो शेयर नहीं करेंगे, मतलब उनका वैसा रुचि नहीं हो सकता है। और ऐसा ही हमने देखा था कहाँ, तो सांप्रदायिकता के केस में भी वहाँ भी इसी तरीके का बिलीफ था। और ये जो बिलीफ है वो हमारे एक्सपीरियंस से
जन्म नहीं लिया है। कास्ट जो है वो एक अदर एस्पेक्ट्स है हमारे एक्सपीरियंस से, लेकिन बहुत सारे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रभाव भी हैं, मतलब कास्ट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रभाव। तो कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में किस तरीके से कार्य करता है वो हम देखेंगे। तो जब पार्टीज क्या करती है कि अपने कैंडिडेट को चुनती है इलेक्शन में, तो वो कास्ट कंपोजिशन का ध्यान रखती है, मतलब किस कास्ट का वो कैंडिडेट खड़ा कर रही है किस क्षेत्र से, वो बहुत ध्यान देती है। और वो वैसे कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है जो अलग अलग कास्ट के हों, और ज़रूरी है कि उनको वहाँ से सपोर्ट मिल पाए और वो इलेक्शन जीत पाए। और जब गवर्नमेंट सरकार बनाती है तो उस समय भी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारा जो लीडर है वो अलग अलग कास्ट का हो, रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अलग अलग कास्ट के हों, ताकि हर एक कास्ट का वोट उनको मिल सके। अब आगे हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कैंडिडेट जो है इलेक्शन में वो हमेशा प्रयास करती है, ऐसे अपील करती है लोगों के बीच में जाति के आधार पे जो सेंटिमेंट्स हैं उनको दिखाती है और कहती है कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए। कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ऐसा जाने जाते हैं कि वो जो है वो केवल एक ही कास्ट का या फिर कुछ जो कास्ट है उसी का फेवर करते हैं, और ऐसा देखा गया है कि हमेशा उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो प्रतिनिधि होता है, वो उन्हीं कास्ट में से कोई एक होता है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का बात किया जाए या फिर वैसा प्रिंसिपल जो 1 पर्सन 1 वोट है, यानी एक मनुष्य का एक ही वोट, ये क्या करता है कि पॉलिटिकल लीडर्स का जो ऐसा सोच है कि वो केवल एक कास्ट के लोगों पर ध्यान दे या फिर कुछ कास्ट के लोगों पर ध्यान दे, वो इनके जो सोच है उनको कंपेल करता है, मतलब रोकता है, और पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो सिक्योर करने में मदद करता है। और इसके कारण क्या हुआ कि लोग जो कि इन्फीरियर या लो माने जाते थे, वैसे कास्ट के लोग जो इन्फीरियर और या लो माने जाते थे, अब वो लोग भी आगे आ रहे हैं, वो भी कॉन्शियस हो रहे हैं। अब अगर पॉलिटिक्स में केवल कास्ट पे फोकस किया जाए तो इसके कारण हो सकता है क्या कि कभी कभी जो इलेक्शन होगा वो पूरी तरीके से कास्ट पे बेसिस होगा और किसी चीज़ पे भी नहीं। लेकिन ये जो कहना है वो बिल्कुल गलत है, यानी कि सिर्फ जाति आधारित इलेक्शन चुनाव नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं उनको अगर कंसीडर किया जाए तो कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी किसी भी कंट्री का नहीं है जहां की क्लियर किसी एक जाति का मेजोरिटी को वोट मिला हो। इसी कारण से हर एक जो कैंडिडेट है या फिर पार्टी है वो इस चीज़ के ज़रूरत को ध्यान देती है कि अलग अलग जो कास्ट के या अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको विश्वास में लिया जाए, तभी हम इलेक्शन जीत सकते हैं। कोई भी पार्टी जो है वो अगर वोट मतलब क्या करे कि एक कास्ट या एक कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको अगर वो सारे के सारे केवल एक पार्टी को वोट दें, फिर भी कोई अकेली पार्टी जीत नहीं सकती है। जब लोग कहते हैं क्या वोट बैंक, तो वोट बैंक का मतलब क्या होता है कि कोई एक जो पार्टी है वहाँ मतलब उस जाति के लोगों का जो वोट है वो ज़्यादा है, उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा है, तो इस कारण से उनके लिए वो वोट बैंक साबित होते हैं। बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो क्या करते हैं कि उसी कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा करते हैं जो कि वहाँ पे जिस कास्ट के लोग बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ जो वोटर्स हैं उनके लिए एक से अधिक कास्ट के कैंडिडेट खड़े होते हैं, मतलब एक ही कास्ट के एक से अधिक कैंडिडेट खड़े होते हैं किसी इलेक्टोरल में, और किसी कास्ट के लिए कोई भी कैंडिडेट नहीं रहता है। तो ऐसा भी होता है, तो क्या वो वोट नहीं देते हैं? तो बिल्कुल वो जा करके वोट देते हैं। और रूलिंग पार्टीज में जो लोग बैठे हुए हैं या फिर सीटिंग एमपीज या एमएलए हैं वो भी इलेक्शन हारते हैं किसी भी कंट्री में। और अगर ऐसा होता कि सारे कास्ट के लोग जो हैं या फिर कोई ऐसे कम्युनिटीज के या फिर कोई एक कास्ट के लोग हैं वो सभी पॉलिटिकल प्रेफरेंस से जुड़े हुए हों, सभी लोग क्या करें कि अपने कास्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको वोट दें, तो वो कभी भी हारते नहीं। इस तरीके से पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट रीडन नहीं है, यानी कि हमारा राजनीति जो है वो जाति आधारित नहीं है, बल्कि हमने क्या किया है कि जाति को ही राजनीति आधारित बना दिया है। और इस कारण से इसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो हर एक कास्ट ग्रुप जो है वो कोशिश करता है कि उसके वो जो है वो उसके नेबरिंग कास्ट यानी आस पड़ोस के जो नेबरिंग कास्ट है या सब कास्ट है उससे वो आगे आए, उससे आगे उठे। बहुत सारे कास्ट ग्रुप जो हैं वो
चाहते हैं कि क्या हो, तो वो संगठन बना करके रहें, मिलजुल करके रहें, दूसरे कास्ट के लोग से उनसे समझौता करके रहें। और नए काइंड के जो कास्ट ग्रुप हैं वो भी आते हैं पॉलिटिकल एरेना में, मतलब वो भी आए, मतलब राजनीति में वो भी शामिल हों, जैसे कि बैकवर्ड हो गए, फॉरवर्ड कास्ट के जो ग्रुप के लोग हो गए वो भी आकर के शामिल होते हैं। इस तरीके से कास्ट जो है, जाति, वो अलग तरीके से रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स में। किसी किसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर कास्ट डिफरेंस का एक्सप्रेशन हम लोग पॉलिटिक्स में कर रहे हैं तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि क्या होता है कि कोई एक कम्युनिटी जो है वो अपना अलग डिमांड करने लगता है, मतलब अपने अलग पावर के लिए डिमांड करने लगता है। और इस सेंस में, मतलब इस तरीके के कास्ट पॉलिटिक्स के सेंस में के कारण क्या होता है कि लोगों की मदद हो जाती है। और इसी कारण से हुआ क्या कि दलित या फिर ओबीसी कास्ट के जो लोग हैं उन्हें बहुत ही बेटर मतलब एक्सेस प्राप्त हुआ डिसीजन मेकिंग में, मतलब वो डिसीजन मेकिंग में गए। और बहुत सारे पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो लोग डिमांड करते हैं कि ये जो भेदभाव है किसी भी पार्टिकुलर कास्ट को लेकर के वो समाप्त हो, जिससे कि हो गया क्या कि हमारा जो कंट्री है वो डिग्निटी होगा, मतलब वहाँ पे एकता होगा और अधिक से अधिक लैंड लोगों को मिलेगी, रिसोर्स मिलेगी और लोगों को अधिक से अधिक मौका भी मिलेगा। और एक ही समय में अगर देखा जाए तो ये ध्यान देने की, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो कास्ट है वो निगेटिव रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। और जैसे कि अगर रिलीजन का केस हुआ, पॉलिटिक्स बेस्ड जो है वो अगर कास्ट आइडेंटिटी पे यानी कि जाति आधारित अगर पॉलिटिक्स देखा जाए तो ये जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी साबित नहीं होता है, स्वस्थ साबित नहीं होता है। ये क्या कर सकता है कि ये डाइवर्ट कर सकता है लोगों के अटेंशन को, ध्यान को ये अलग भटका सकता है। तो किन मुद्दों से अलग भटका सकता है, तो लोगों का मुद्दा क्या रहता है इलेक्शन में, तो गरीबी, विकास और जो करप्शन है, भ्रष्टाचार, वो मुद्दा रहता है। और अगर कास्ट का मुद्दा वहां पे लाया जाए तो लोगों का जो थिंकिंग है, उनका जो ध्यान था बाकी चीज़ों पर, बाकी मुद्दे पर, उनसे हट जाता है। और यदि अगर देखा जाए कि कास्ट डिवीजन का केस अगर देखा जाए तो ये जो है वो टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और कभी कभी वायलेंस यानी हिंसा भी प्रोड्यूस कर देता है। तो यहाँ आपका जो चैप्टर था जेंडर, रिलीजन और कास्ट, ये समाप्त होता है। आप लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि किस तरीके से जेंडर बेस्ड पॉलिटिक्स होता है, रिलीजन के कारण कैसे पॉलिटिक्स में बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, और कास्ट जो है वो किस तरीके से एडवांटेज भी है पॉलिटिक्स के लिए उसका, और बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। तो आज के वीडियो के में बस इतना ही। धन्यवाद।